हेलो गाइस, आज के लेसन में हम लोग एक ऑर्गेनिक रिएजेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा जो है क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको जो है बेंजोक्विनोन बनाना हो, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप कैसे बना सकते हो। तो आपके माइंड में एक आइडिया आएगा, वो क्या, अगर हम लोग फिनॉल ले लें यहाँ इस तरीके से C6H5OH, और इस फिनॉल का जो है रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7, और एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो बड़े आसानी से हमें क्या देखने को मिलेगा, बेंजोक्विनोन। अब ये थोड़ा सा आप ब्रेन पे जोर डालोगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि ये रिएक्शन एग्जैक्टली आप लोग हूबहू एनसीईआरटी क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने फिनॉल से बेंजोक्विनोन का जो है डायरेक्टली फॉर्मेशन किया। तो आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर हम लोग जो है ये रिएजेंट के क्लास में सबसे पहले बेंजोक्विनोन के फॉर्मेशन पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अभी आप लोगों ने बेंजोक्विनोन फॉर्म किया, तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो या तो ये कार्बन को फर्स्ट मानिए या फिर ये कार्बन को। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले कार्बन को ही यहाँ पे फर्स्ट मानते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड हो गया, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर सेकेंड और थर्ड वाले पोजीशन कार्बन पे जो है हम लोग क्लोरीन ग्रुप को जो है यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और यहाँ फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर वाले कार्बन पे जो हम लोग जो है साइनो ग्रुप को अटैच करते हैं। इस तरीके से अटैच कर दिए। तो ये हमारा क्या था, मेन जो है पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है, बेंजोक्विनोन क्या, और उसमें जो है 2 हम लोगों ने क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट किया, और उसके साथ साथ 2 साइनो ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूट किया। तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब इसका चलिए IUPAC नेमिंग हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जो रहता है उसी का सबसे पहले IUPAC नेमिंग रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक साइनो एक क्लोरो। तो क्लोरो का स्पेलिंग क्या होता है, CH आता है, और यहाँ पे साइनो का कैसे होता है, CY से होता है। तो दोनों का पहला जो अल्फाबेट क्या है, लेटर जो है वो C है, लेकिन सेकंड क्या है, इसका H है और इसका Y है। इसलिए प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सबसे पहले क्लोरीन को मिलेगा। तो क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइक्लोरो हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब ये क्लोरीन वाला तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग साइनो ग्रुप का लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का ही नेमिंग होता है। तो साइनो कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे। तो यहाँ लिखेंगे 5 6 डाई, क्या हो जाएगा, डाई साइनो हो गया। अब एक और चीज देखिए, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे बेंजोक्विनोन है। तो यहाँ हो जाएगा 1 4, और फिर क्या हो जाएगा, बेंजो, और यहाँ हो जाएगा क्यूनॉन। तो इस तरीके से ये इस स्ट्रक्चर का क्या हो गया, IUPAC नेमिंग हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि ये जो हम लोगों ने नेमिंग लिखा, डाई क्लोरो का डी हम लोग लेंगे, डाई साइनो का डी लेंगे, और बेंजोक्विनोन का जो है क्यू लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी इसका हो गया पहला, फिर दूसरा डी साइनो का हो गया, और क्यू जो है बेंजोक्विनोन का। तो बन गया हमारा DDQ, और यही बेसिकली इसका स्ट्रक्चर और नेमिंग हो गया। तो आई होप इसके रिगार्डिंग अब किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर पहले स्लाइड में मैंने आपको ये क्यों पूछा कि कैसे हम लोग बेंजोक्विनोन बनाते हैं। क्योंकि बेंजोक्विनोन का इसी बहाने आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, और फिर उसी में जो है 2 क्लोरीन और 2 साइनो ग्रुप को जब हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है DDQ री। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि देखिए, इट्स अ वेरी रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ही ये रिएक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा क्या है कि ये डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होता है। देखिए, ये जो एजेंट होता है ना, कि आप ऑर्गेनिक में कभी भी देखते हो कि कोई कंपाउंड जो है, जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया, या फिर और भी दूसरे टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब एजेंट आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन के जब भी आप बेस्ड क्वेश्चन करते हो। तो यहाँ पे ये डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए डी का मतलब ये होता है रिमूव करना, और हाइड्रोजिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करना। मतलब जो एजेंट के डालते ही वो सबस्ट्रेट से जो H2 मॉलिक्यूल को हटा दे, तो उस एजेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। तो ये जो हमारा DDQ है ना, ये कुछ ऐसा ही काम करता है कि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, और सबस्ट्रेट से जो है H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे एक और चीज जानने का ये जरूरत है, क्या
यही एकमात्र डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट देखने को मिलेगा। तो फिर इसका यूज क्या है? तो देखिए, जब कोई बहुत ही जानते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, ठीक है, जैसे कोई सबस्ट्रेट है और एकदम मस्ट हो गया है कि उस सबस्ट्रेट में से क्या करना है, हमें H2 मॉलिक्यूल को निकालना है, लेकिन उस सबस्ट्रेट में से H2 मॉलिक्यूल को निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग ये जो हमारे सामने DDQ जो रीएजेंट है इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। एक तो होता है डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट सिंपली, और दूसरा होता है पावरफुल डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। तो इसको हम लोग पावरफुल डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट में कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपको हटाना हो तो उसके लिए आप DDQ के अलावा दूसरा भी डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहां आप देख पा रहे हो कि आगे क्या मेंशन किया गया है, ये यही यूज होता है। इट इज यूज्ड वेयर द सबस्ट्रेट इज डिफिकल्ट टू डिहाइड्रोजिनेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड अंडर एनाहाइड्रस कंडीशन। तो आप सोचोगे इसको हम लोग एनाहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम इसको एनाहाइड्रस कंडीशन में नहीं यूज करें तो ये बड़े आसानी से वाटर के प्रेजेंस में जो है अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा, और जब ये खुद ही डिकम्पोज कर लेगा तो फिर इसका इंपॉर्टेंस कैसे हमें पता चल पाएगा? इसीलिए ये हमेशा एनाहाइड्रस कंडीशन में होता है। तो एनाहाइड्रस कंडीशन के लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट किस में होगा, इनर्ट सॉल्वेंट में होगा। अब इनर्ट सॉल्वेंट का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे टोल्यूइन हो गया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, आपका बेंजीन हो गया। तो ये जितना भी मैंने 3 नाम बोला, ये सब क्या है, ये सब इनर्ट सॉल्वेंट है। तो इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही ये क्या होगा, रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा। अब देखिए, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, नेमिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब पहला एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, ये एज अ एरोमेटाइजेशन में यूज होता है। तो एरोमेटाइजेशन क्या होता है, तो इसको मैं अगर हम लोग बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझने का ट्राई करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जिससे और आपका जो है इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, ये जो कंपाउंड है ना, ये अपने आप में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हकल्स रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब सिंपली ये कंपाउंड का जो है रिएक्शन हो रहा है DDQ के साथ। अब हम लोगों ने बेंजीन क्यों लिया है, क्योंकि बेंजीन क्या अपने आप में इनर्ट सॉल्वेंट है, और हम लोग जानते हैं हमें इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कराना है। अदरवाइज अगर वाटर का प्रेजेंस रहा तो ये अपने आप को ही डिकम्पोज कर लेगा। अगर ये खुद ही डिकम्पोज कर लिया अपने आप को तो फिर ये अपना इंपॉर्टेंस क्या दिखा पाएगा ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ DDQ हो गया, ये बेंजीन सॉल्वेंट हो गया और रिफ्लक्स हो रहा है। तो अब देखिए सिंपली क्या होगा, तो यहाँ पे जैसा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि ये बहुत ही पावरफुल जो है डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट में इसको हम लोग जो है यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेटिंग क्या होगा, जो भी गिवन सबस्ट्रेट है उससे H2 मॉलिक्यूल निकालेगा। तो यहाँ बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, दो, देखिए ये हाइड्रोजन एटम तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अटैच रहता है, ये अंडरस्टूड है, इसको हम लोग बार बार दिखाते नहीं है रिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ से क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल निकल गया। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि ये DDQ जो है एज अ डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए एक इंटरेस्टिंग सा चीज आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया बेंजीन। और बेंजीन अपने आप में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज इट ओबेज हकल्स रूल। तो इस तरीके से जो है इसका पहला एप्लीकेशन पार्ट था जिसके थ्रू जो है इसको हम लोग एज ए एरोमेटाइजेशन में यूज करते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी हम लोग प्रॉब्लम्स अभी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ से भी क्या करना है, H2 मॉलिक्यूल को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से रिमूव कर गया तो H2 मॉलिक्यूल निकल गया। और देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH हो गया, फिर यहाँ CH हो गया, डबल बॉन्ड CH और PH। तो ये देख पा रहे हैं ना कि डायरेक्टली हम लोगों ने इस तरीके से DDQ यूज किया और बेंजीन क्यों यूज हो रहा है। तो ये सारे कुछ जो आपको लॉजिकली अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी देखते हैं ये क्या है, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ जो है ना, ये जो रिंग देख रहे हैं जो बेंजीन के साथ अटैच है, इसमें अगर दो बॉन्ड जोड़ दे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट ओबेज हकल्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DDQ ले लिया, इस तरीके से इनर्ट हम लोगों ने सॉल्वेंट यूज कर लिया, उसका रिफ्लेक्स करा रहे हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, तो ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे भी आ रहा है, जैसे ये रिंग में 2 डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। तो वो कैसे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर केस में क्या होगा, हाइड्रोजन जो एटम है यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव करता जाएगा H2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हटते हटते क्या हो जाएगा, फाइनली जो है ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया।
देखिए, तो अब आज इस लेसन का आखिरी प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एरोमेटाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन रिंग ही बनेगा। बेंजीन रिंग कैसे बनेगा, तो सारे H2 मॉलिक्यूल को हटा दीजिए और इस अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगा, जो अपने आप में क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आई होप ये भी प्रॉब्लम क्लियर